Good evening, students. So, this is our lecture number 17 of Bharati Sakshi Adhiniyam 2023. And in this lecture, we are going to cover section 96 to 103 of Bharati Sakshi Adhiniyam and section 147 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन नाउ। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने सेक्शन 94 एंड सेक्शन 95 के ऊपर अपने डिस्कशन को कंक्लूड किया। बहुत ही हेक्टिक टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक था, हमने इसको कवर कर लिया फाइनली 94 एंड 95 को। ठीक है, तो अभी जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी कहीं ना कहीं 94 और 95 से ही रिलेटेड है। ठीक है, हाँ, तो एक बार ना एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने अब तक क्या समझा है ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। इज दैट क्लियर? तो हमने सबसे पहले किया था सेक्शन 54 ऑफ बीएसए। ठीक है, सेक्शन 54 ऑफ बीएसए एक जनरल रूल प्रोवाइड करता है कि अगर आपको ओरल एविडेंस देना है तो हम आपको ओरल एविडेंस देने से नहीं रोक रहे, लेकिन हम आपको रोक रहे हैं कि आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सेक्शन 54 के अंदर हो गया। देन वी एंटर सेक्शन 94 बीएसए, जहां पर यह बोला गया है कि अगर कोई टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ग्रांट है या फिर कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, बेसिकली हमने इसके अंदर यह समझा कि अगर कोई डिस्पोजिटिव या नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट वॉलंटरली reduced into writing, required by law to be reduced into writing, या अगेन voluntarily reduced into writing and required by law to be reduced into writing। तो हमने सेक्शन 94 के डिस्कशन को करके ये समझा कि अगर कोई डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है वॉलंटरली reduced into writing, या फिर कोई डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है required by law to be reduced into writing, and if there is a non dispositive document required by law to be reduced into writing, तो यहां पर इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सेक्शन 94 अप्लाई होगा। और यहां पर ये सेक्शन 94 एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है कि अगर जिन भी डॉक्यूमेंट्स पे 94 का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है उन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रूफ करना चाहते हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये हमने सेक्शन 94 में पढ़ा। फिर इसी से कनेक्टेड हमने सेक्शन 95 भी किया। 95 भी ऐसे क्या कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट 94 के अंदर फॉल करता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट अगर सेक्शन 94 बीएसए के अंदर प्रूव हो गया, तो आप उसके बाद उसमें कोई भी आप उसके बाद इस चीज का कोई ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। आप इसके बाद इस चीज का कोई ओरल एविडेंस नहीं दे सकते कि आपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एडिशन किया है या कोई सब्ट्रैक्शन किया है या कोई मॉडिफिकेशन किया है या कोई वेरिफिकेशन किया है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्यूमेंट में एंटर करने के बाद मेरे और ऑपोजिट पार्टी के बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ जिसके थ्रू हमने एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडिफिकेशन या वेरिफिकेशन किया है डॉक्यूमेंट में। अगर आपको कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडिफिकेशन या वेरिफिकेशन प्रूफ करना है तो ये भी आपको एक रिटन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये समझा कि जो सेक्शन 94 है ये हमें प्रिंसिपल देता है, एक रूल देता है, रूल ऑफ कंक्लूसिविटी। एंड जो सेक्शन 95 है ये हमें एक रूल देता है, एक प्रिंसिपल देता है, रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक सारी डिस्कशन समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैरक के ऊपर आपका बहुत अच्छा कमांड हो। बिना बैरक के ऊपर अच्छा कमांड होल्ड किए आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को जो लॉ से रिलेटेड है क्लियर नहीं कर पाएंगे। इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू ओनली रिलाई अपॉन नोट्स एंड जजमेंट्स। ठीक है, बैरक रीडिंग करने की आदत डालिए। मैं आपको खाली मैं आपको खाली हाथ उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूं। चलना आपको खुद ही है, खुद ही चल के आपको आपको खुद ही प्रोविजंस को उठा के उसको इंटरप्रेट करने की जो स्किल्स है वो डेवलप करने की आवश्यकता है। ओनली देन अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसको क्लियर कर पाओगे और आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एक्सेल कर पाओगे।
ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैरेक को रीड करें, उसके इलस्ट्रेशन को रीड करें। किसी भी एग्जामिनेशन में बैरेक के बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो लोग कोई लेटेस्ट जजमेंट पूछ लेंगे या फिर कोई उससे कोई रिलेटेड कोई एक्ट है तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे, बट बैरेक से बाहर कभी भी कोई भी सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैरेक के ऊपर आपका बहुत अच्छा कमांड हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज सेक्शन 96 टू 103 ऑफ बीएसए एंड सेक्शन 147 ऑफ बीएसए, वो 94 एंड 95 से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। ओके, तो इससे पहले हम लोग 96 में एंटर करें, पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि लेटेंट एंड पेटेंट डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। लेटेंट डिफेक्ट हम ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं जो कि दैट इज नॉट एपरेंट फ्रॉम रीडिंग द डॉक्यूमेंट अलोन, ठीक है। और पेटेंट डिफेक्ट हम ऐसे डिफेक्ट्स को कहते हैं दैट इज एपरेंट merely by reading the document, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक एग्रीमेंट क्रिएट किया गया है दो पार्टीज के द्वारा, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि उस एग्रीमेंट में कोई लेटेंट डिफेक्ट है, इसका मतलब यहां पर यह है कि उसमें एक ऐसा डिफेक्ट है जो प्राइमा फेसाई उसको पढ़ के विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप एविडेंसेस दोगे तो क्लियर हो जाएगा कि यहां पर एक डिफेक्ट था। फॉर एग्जांपल मान लो ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि ए जो है वो अपना व्हाइट हॉर्स बी को बेचेगा, ठीक है। अब ए के पास दो व्हाइट हॉर्सेस थे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो अपना एक व्हाइट हॉर्स बेचेगा, तो यहां पर अब उसके पास दो व्हाइट हॉर्सेस हैं, तो उनमें से कौन सा घोड़ा वो बी को बेचने वाला था, इसकी क्लैरिटी हमें डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ के नहीं आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग जो ए और बी हैं वो दोनों ही ओरल एविडेंस दे सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि ए का इंटेंशन कौन से घोड़े को बेचने का था। समझ में आ गया आपको? और पेटेंट डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट हो गया जो कि पढ़ के आपको क्लियर हो गया कि यहां पर एक डिफेक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, वही सेम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पर ए बी को कहता है कि मैं तुमको अपने व्हाइट घोड़े बेच रहा हूं, ठीक है। हकीकत में यह था कि ए के पास गधे थे, ठीक है, उसके पास दो गधे थे। तो एक बात बताइए, अगर आपने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मैं अपने व्हाइट हॉर्स को आपको बेच रहा हूं, लेकिन आप व्हाइट हॉर्स को पोजेस ही नहीं करते, आप गधे को पोजेस करते हो, गधा आप अपने पास रखे हुए हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां पर जो ये डिफेक्ट है एग्रीमेंट के अंदर, ये क्या है? ये क्लियरली विजिबल है, पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है कि यहां पर ये एग्रीमेंट जो है ये क्लियरली यहां पर एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है जो कि पेटेंट है, जो कि लेटेंट है, सॉरी पेटेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जो ये लेटेंट एंड पेटेंट डिफेक्ट्स का जो प्रिंसिपल है ये आपको सेक्शन 96 से लेके 103 बीएसए के अंदर मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। सो लेट्स रीड द प्रोविजंस। सेक्शन 96, exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document. When the language used in a document is on its face ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects. क्या यहां पे बोल रहा है, इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। A agrees in writing to sell a horse to B for 1 lakh rupees or 1,50,000 rupees. Evidence cannot be given to show which price was to be given. अब यहां पर सेक्शन 96 के अंदर जो डिफेक्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? ये एक पेटेंट डिफेक्ट है, और जब भी आपके पास कोई पेटेंट डिफेक्ट होगा तो आप वहां पर कोई एविडेंस नहीं दे सकते, या कहा है ना मे नॉट बी गिवन। तो जनरली हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि वहां पर आप उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस दो, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हम यहां पे अलाउ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सेक्शन 94 और सेक्शन 95 जो है वो अभी पिक्चर में है, और 94 और 95 आपको प्रोहिबिट करता है ओरल एविडेंस देने से, चाहे आपने फर्दर कोई सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट किया हो, ठीक है, या फिर कोई भी ओरल एग्रीमेंट आपने किया हो, तो उसके ऊपर सेक्शन 94 और 95 आपको एविडेंस देने से मना करता है। 96 यहां पर क्या बोलता है? 96 ये कहता है
कि अगर डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज जो है वो एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, जिसमें जिसमें क्लैरिटी ना हो, ठीक है, या फिर डिफेक्टिव है, तो यहां पर क्या है, यहां पर एविडेंस हम आपको देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे टू क्योर द डिफेक्ट. वाई वी आर नॉट अलाउिंग यू टू गिव एन एविडेंस टू क्योर द डिफेक्ट? बिकॉज ये चीज मैंने आपको समझाया था कि अगर पार्टीज की इंटेंशन है कि वो किसी ट्रांजेक्शन को डॉक्यूमेंटेड करे, तो वहां पर जो भी चीज वो डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं, कोर्ट उनके इंटेंशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता. अगर उनका इंटेंशन है किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को डॉक्यूमेंट करने का, तो कोर्ट उनके इंटेंशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता. समझ में आ गया आपको? इसीलिए हम आपको एविडेंस नहीं अलाउ कर रहे हैं देने के लिए इस पर्टिकुलर डिफेक्ट या फिर एम्बिग्विटी को क्योर करने के लिए. अब इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है? A agrees in writing to sell a horse to B for 1 lakh rupees or 1,50,000 rupees. Evidence cannot be given to show which price was to be given. अब ये तो पेटेंट डिफेक्ट हो गया यहां पर. लाइक ये ऐसा डिफेक्ट हो गया जिसको आप एविडेंस देके क्योर ही नहीं कर सकते. समझ में आ गया आपको? इसीलिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप एविडेंस दो. देखो, अगर कोई पेटेंट डिफेक्ट है तो एविडेंस दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि एविडेंस दे के उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को, वो डिफेक्ट जो है ना, वो एविडेंस से क्योरेबल होना चाहिए. अब आपने एक जगह लिख दिया कि 1 लाख रुपए दोगे और एक जगह लिख दिया 1.5 लाख रुपए दोगे. यहां पे आप कैसे एविडेंस देके इस पर्टिकुलर डिफेक्ट को क्योर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. इसीलिए कोर्ट जो है आपको इस सिचुएशन में एविडेंस देने से मना कर देगा. बी, अ डीड कंटेन्स ब्लैंक एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट विच वुड शो हाउ दे वर मेंट टू बी फिल्ड. कोई डीड है, कोई सेल डीड है, वो ब्लैंक है. लाइक उसमें सपोज क्या है ना, कि प्राइस मेंशन नहीं है कि कितने प्राइस में सेल हो रहा है प्रॉपर्टी का. ठीक है, कोई सेल डीड है मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का. अब उसको कैसे, उसका जो प्राइस जो पार्टीज के बीच में डिसाइड हुआ है, वो एरिया ब्लैंक है. तो यहां पर ये जो डिफेक्ट है ना, ये एक पेटेंट डिफेक्ट है. तो इस पेटेंट डिफेक्ट को क्योर करने के लिए हम आपको एविडेंस नहीं देने देंगे. समझ में आ गया? 97. हाँ, सेक्शन 97, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. क्या कह रहे हैं यहां पर? आइए इसके लैंग्वेज पढ़ते हैं. When language used in a document is plain in itself and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके illustration समझते हैं. A sells to B by deed my estate at Rampur containing 100 bighas. A has an estate at Rampur containing 100 bighas. Evidence may not be given of the fact that the estate meant to be sold was one situated at a different place and of a different size. समझ में आ गया? यहां पर अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है अपनी लैंग्वेज को लेके, तो यहां पर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोई भी ओरल एविडेंस दो शो करने के लिए कि डॉक्यूमेंट जो है उसका मीनिंग कुछ और था. अब यहां पर देखिए, एकदम जो ये इलस्ट्रेशन है, ये क्या बता रहा है कि डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर है कि ए के पास रामपुर के अंदर 100 बीघा जमीन है. ठीक है, और 100 बीघा जमीन जो है वो बी को बेच रहा है. तो बी यहां पर ये एविडेंस नहीं दे सकता कि ए का जो इंटेंशन था ना, वो कोई और जमीन बेचने का था जिसका जो जो प्रॉपर्टी एरिया है वो 100 बीघा से ज्यादा था. बी ये चीज नहीं कर सकता बिकॉज डॉक्यूमेंट इज वेरी क्लियर अबाउट इट. एंड इफ द डॉक्यूमेंट इज वेरी क्लियर अबाउट इट, तो सेक्शन 94 एंड 95 इस पे अप्लाई होगा और हम आपको कोई भी एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे. तो जो सेक्शन 97 है, ये किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से डील नहीं करता है. ये बस ये एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश कर रहा है कि डॉक्यूमेंट अगर क्लियर है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वहां पर हम आपको एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे. नेक्स्ट, 98, एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. यहां पर क्या कह रहा है? व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इटसेल्फ बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, एविडेंस मे बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन ए पेक्यूलियर सेंस. आइए इसको पढ़ते हैं. इलस्ट्रेशन, ए सेल्स टू बी बाय डीड my house in Kolkata. A had no house in Kolkata, but it appears that he had a house at Havda, of which B had been in possession since the execution of the deed. These facts may be proved to show that the deed related to the house at Havda. अब जैसे कोलकाता है ना, कोलकाता से हावड़ा एकदम कनेक्टेड है. ठीक है, अब एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मैं कोलकाता का जो अपना हाउस है ना, वो आपको बेच रहा हूं. तो यहां पर देखिए, इंटेंशन तो काफी हद तक क्लियर है कि ए जो है वो बी को एक हाउस बेचना चाहता है. ठीक है, अब ये इंटेंशन की क्लैरिटी हमें और कहां से मिल रही है? अगर आप ये इलस्ट्रेशन पढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है, बी हैड बीन इन पोजेशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड. डीड के एग्जीक्यूशन के बाद से जो हावड़ा में जो उसका घर था ए का, उसका पोजेशन बी के पास था.
तो यहां पर जो लैंग्वेज है और जो कंडक्ट है पार्टीज का, वो काफी हद तक ये दिखा रहा है कि जो प्रॉपर्टी हावड़ा में सिचुएटेड थी वही ए का बेचने का इंटेंशन था। तो इवन तो थोड़ा सा अनमीनिंग है, देखिए इसके लैंग्वेज को पढ़िए, 98 क्या कह रहा है, व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज प्लेन इटसेल्फ, मतलब डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज यूज हुआ है वो एकदम प्लेन है। तो 97 यहां पर आपको मना कर देगा एविडेंस देने से, लेकिन आई क्या कह रहा है, आई कह रहा है बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। मतलब कि देखो लैंग्वेज तो एकदम प्लेन है, लेकिन जब उस लैंग्वेज को हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पार्टीज के कंडक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अनमीनिंग सा हो जा रहा है। तो यहां पर हम एविडेंस देने के लिए आपको अलाउ कर देंगे कि आप यहां पर शो कर सकते हो कि किस सेंस में पर्टिकुलरली वो लैंग्वेज यूज हुआ था। अब देखिए हो जाता है कई बार, आप जब कोई एग्रीमेंट क्रिएट करते हो, कोई सेल डीड क्रिएट करते हो, तो कुछ टाइपो एरर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइपो एरर के बेसिस पर हम पूरे एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ आगे सेक्शन 99, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज which can apply to one only of several persons when the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several persons or things. Evidence may be given of fact which show which of those persons or things it was intended to apply to. आइए इसका illustration पढ़ते हैं. A agrees to sell to B for 1000 rupees my white horse. A has two white horses. Evidence may be given of facts which show which of them was meant. A agrees to accompany B to Ramgarh. Evidence may be given of facts showing whether Ramgarh in Rajasthan or Ramgarh in Uttarakhand was meant. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इलस्ट्रेशन पढ़ के समझ में आ गया हो कि 99 यहाँ पे क्या कहता है, फिर मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ. When the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone, मतलब दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकल के आ रही है लैंग्वेज से, लेकिन उनमें से किसी एक ही पॉसिबिलिटी पे वो अप्लाई हो रहा है. एंड कुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू मोर देन वन, मतलब कि सिर्फ एक पे अप्लाई हो रहा है, एक से ज़्यादा पे अप्लाई नहीं हो रहा है लैंग्वेज. Of several persons or things, evidence may be given of facts which show which of those persons or things it was intended to apply to. तो यहाँ पर हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप एविडेंस दे सकते हो कि वो लैंग्वेज पर्टिकुलरली किस पर अप्लाई हो रहा था. यही जो मैं घोड़े वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 100, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज. क्या है यहाँ पर? When the language used applies partly to one set of existing facts and partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly to either. Evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, illustration पढ़ते हैं. A agrees to sell to B my land at X in the occupation of Y. A has land at X but not in the occupation of Y, and he has land in the occupation of Y but it is not at X. एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग विच ही मेंट टू सेल. यहां पर देखिए क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन, कि ए जो है वो बी को अपना लैंड बेचना चाहता था. अब ए के पास ना दो लैंड है, एक लैंड उसका एक्स में सिचुएटेड है, ठीक है, बट ये जो पर्टिकुलर लैंड एक्स है ये वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है, मतलब वाई का इसके ऊपर कोई पोजेशन नहीं है, ठीक है. और साथ ही साथ सपोज ए के पास ना एक लैंड है जो जेड प्लेस पर सिचुएटेड है एंड ये वाई के ऑक्यूपेशन में है. मैं फिर से समझाता हूं आपको. देखिए ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि ए जो है वो बी को अपना लैंड बेचेगा. अब ए जो है वो दो लैंड का ओनर है, एक लैंड एक्स प्लेस पर सिचुएटेड है और एक लैंड जेड प्लेस पर सिचुएटेड है, ठीक है. जो एक्स लैंड है ये वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है, जो जेड लैंड है वो वाई के ऑक्यूपेशन में है. अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो इनके बीच में एग्रीमेंट क्रिएट हुआ है, इस एग्रीमेंट में लैंग्वेज जो यूज हुई है वो ये हुई है कि मैं अपना लैंड एक्स बेचना चाहता हूं जो कि वाई के ऑक्यूपेशन में है. अब यहां पर इससे एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई. एम्बिग्यूटी क्रिएट ये हो गई कि ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ये 50% इस पे अप्लाई होता है और 50% इस पे अप्लाई होता है. तो यहां पर हम एविडेंस दे के इस चीज की क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये एग्रीमेंट किस लैंड को रेफर कर रहा था. अब इसके लैंग्वेज को पढ़िए. When the language used applies partly to one set of existing facts and partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly to either. आगे, evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply. Is that clear? I hope आपको समझ में आ गया होगा. 101 पढ़ते हैं. Evidence as to meaning of illegible characters, etc.
एविडेंस मे बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलेजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर्स। इसका मतलब यहां पर क्या है, जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स का आपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देखा है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने देखा ही होगा। एक सेकेंड। तो जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है ना कि सिर्फ कंपाउंडर ही उसको पढ़ पाए, आम इंसान तो उसको जनरली नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक, कुछ भी लिख के दे देते हैं, पता नहीं, मेरे को तो खुद समझ में नहीं आता कि इतना जल्दी वो लिख कैसे लेते हैं। ठीक है, और कुछ भी लिख के दे देते हैं, फिर वो खाली कंपाउंडर ही समझ पाता है कि डॉक्टर का यहाँ पर इंटेंट क्या है और वो किस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है ना वो इलेजिबल होता है ना, लाइक वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल या ईजिली रीडेबल नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास आया है जिसमें इलेजिबल या फिर इंटेलिजिबल कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, तो यहां पर आप ओरल एविडेंस दे सकते हो बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या स्टिपुलेट कर रहा था। आगे, हाँ, मीनिंग ऑफ इलेजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर्स ऑफ फॉरेन, कोई फॉरेन लैंग्वेज है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब यहां पर ये हो गया, मैं एग्जांपल देता हूं आपको क्योंकि इसका एग्जांपल आपको इसमें मिलेगा नहीं। ऑब्सोलीट का मतलब ये हो गया, मान लो एक डॉक्यूमेंट जो है वो 18th सेंचुरी में क्रिएट की गई थी। ठीक है, अब उसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स यूज हुए थे जिसको आज के टाइम पे जनरल पार्लेंस में यूज नहीं किया जाता है, मतलब आम बातचीत में उसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना ये ऑब्सोलीट हो गए। ऑब्सोलीट का मतलब होता है नॉट इन यूज। ठीक है, तो इन वर्ड्स का मतलब बताने के लिए कोर्ट को भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। आगे, ऑब्सोलीट टेक्निकल, टेक्निकल वर्ड्स है लाइक यू नो, जो लाइक जो जैसे डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं, वो अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, उनका अगर मीनिंग देना है तो उसका ओरल एविडेंस दे सकते हो। लोकल एंड रीजनल रीजनल एक्सप्रेशंस, लाइक आप जिस भी एरिया में रहते हो वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि जनरल पार्लेंस में कुछ और यूज होता है लेकिन आपके लोकल एरिया में कुछ और उसका मतलब निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे बादाम हो गया। ठीक है, अब आपको तो पता है बादाम हम किसे कहते हैं, लेकिन जब आप बिहार चले जाओगे तो बादाम को वहां पे पीनट कहते हैं, मतलब जो पीनट होता है ना उसको वो रेफर करते हैं एज बादाम, लेकिन जनरली जो इंडिया है पूरे कंट्री में बादाम आलमंड्स को रेफर किया जाता है, बट बिहार में इसको लोग पीनट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मान लो अगर सिचुएशन खड़ा हो जाए जहाँ पे कोई लोकल या रीजनल एक्सप्रेशन यूज हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड होता है। ठीक है, तो लैंड को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग बीघा में कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा भी कोई सिचुएशन खड़ा हो सकता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट जो है आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जज साहब से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको पूरे दुनिया का नॉलेज है। ठीक है, उनको खाली कानून का नॉलेज है, और अगर मान लो ऐसा कोई सिचुएशन खड़ा होता है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके, तो वो उसके लिए ओरल एविडेंस अलाउ कर सकते हैं। ऑफ एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म, जैसे कुछ लोग बिटवीन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दैट इज को ऐसे लिखते हैं, एग्जाम्पल को ऐसे लिखते हैं, तो जो एब्रीविएशंस होते हैं उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है ओरल एविडेंस के थ्रू। एंड ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन ए पेक्यूलियर सेंस। आइए इसको पढ़ते हैं आगे, इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अ स्कल्प्टर, स्कल्प्टर कौन होता है, जो मूर्तियां बनाता है। अ स्कल्प्टर एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मॉड्स। ठीक है, अब इसने एक एब्रीविएशन यूज किया कि मैं अपने सारे के सारे मॉड्स बेच रहा हूं बी को। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। ए हैज बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स, एविडेंस मे बी गिवन टू शो विच ही मेंट टू सेल। मतलब यहां पर उसने एक शॉर्ट टर्म यूज कर दिया, एक एब्रीविएशन यूज कर दिया कि मैं तुमको सारे के सारे अपने मॉड्स बेच रहा हूं। अब ए के पास में उसके मॉडलिंग टूल्स भी हैं। मॉडलिंग टूल्स मतलब क्या, जिससे वो अपने मॉडल्स को क्रिएट करता है। ठीक है, और उसके पास उसके मॉडल्स भी हैं, तो वो मॉडल्स को बेचना चाह रहा था कि वो मॉडलिंग टूल्स को बेचना चाह रहा था, ये वो एविडेंस देके बता सकता है कोर्ट को। इज दैट क्लियर? नाउ 102 तो हमने कर लिया था, तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 103 पे आते हैं। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी टेकन टू अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स। अब यहां पर ये क्या निकल के आ गया कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है दैट इज फ्रॉम सेक्शन 94 टिल 102, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 पर अप्लाई नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, एक विल जो होता है ये इफेक्ट में कब आता है, ये इफेक्ट में तब आता है जब टेस्टेटर की डेथ हो जाती है कि नहीं। अब अगर मान लो विल के अंदर, अब अगर विल के अंदर कोई भी ऐसा टर्म है जो कि एम्बिग्यूअस है,
एम्बिग्यूअस है या फिर क्लैरिटी नहीं है उस टर्म को लेके, या फिर किसको रेफर कर रहा है इसको लेके क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम सेक्शन 94 से लेके 102 को रेफर नहीं करेंगे। रादर हम लोग क्या रेफर करेंगे, हम लोग इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को रेफर करेंगे, वहां पर इसके लिए प्रोविजंस हैं, ठीक है। और इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है इन कंपैरिजन टू बीएसए एक स्पेशल लॉ है, ठीक है। तो जो स्पेशल लॉ के प्रोविजंस हैं वो बीएसए के ऊपर प्रिवेल करेंगे, और वहां पर इसका पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि अगर विल में कोई भी एम्बिग्विटी है या फिर लैंग्वेज जो है वो प्लेन नहीं है, वो बहुत ही इलेजिबल है या फिर इनटेलिजिबल है, तो वहां पर उसी इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर ही इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे आप उसका मीनिंग एसर्टेन करोगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में बीएसए अप्लाई नहीं होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस ही अप्लाई होंगे। तो लेटेंट एंड पेटेंट डिफेक्ट्स आपको क्लियर हो गया, 94, 95, 54 आपको क्लियर हो गया। अब आज का लास्ट टॉपिक करते हैं सेक्शन 147, इसमें खाली रीड ही करना है, ठीक है। एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। चलिए आपको एक बात बताता हूं कि 147 हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, अब हमने सेक्शन 54 ऑफ बीएसए के अंदर यह पढ़ा है कि ओरल एविडेंस आप दे सकते हो, लेकिन आप ओरल एविडेंस कब नहीं दे सकते, जब आप ओरल एविडेंस दे रहे हो रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये तो एक जनरल रूल हो गया। अब ये रूल का जो एप्लीकेशन है ना वो आपको 147 के अंदर मिलेगा। अब सपोज कोई विटनेस है, ठीक है, उसने ओरल एविडेंस दिया। अब जो वो ओरल एविडेंस दे रहा है ना, वो ओरल एविडेंस ऐसा है जो कि किसी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा है, ठीक है, वो किसी कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा है। तो यहां पे जो ऑपोजिट पार्टी है वो ऑब्जेक्ट कर सकती है एंड वो यहां पर कह सकती है कि भाई आप एक डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट को ही लेके आओ। मतलब ऐसे सिचुएशन में अगर आप ओरल एविडेंस दे रहे हो और आप किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को रेफर कर रहे हो, तो यहां पर जो ऑपोजिट पार्टी है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि यहां पर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू वायलेट सेक्शन 54 ऑफ बीएसए, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, जो कोर्ट है, कोर्ट उस विटनेस से क्वेश्चन करेगी एंड दे विल आस्क कि एक बात बताइए कि आप जो ये बात कह रहे हैं ये किसी डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड है। एंड इफ ही सेड यस, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को लेके आइए, और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ये प्रूव करिए कि आप सेक्शन 59 बीएसए के वर्चू से सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो कि नहीं। कहानी आपको समझ में आया? ठीक है। अब अगर मान लो कोई विटनेस है वो ओरल एविडेंस दे रहा है, ठीक है, ओरल एविडेंस देते देते उसने कोई ऐसी बात बोली जो किसी डॉक्यूमेंट में कंटेन करती है, तो यहां पर जो ऑपोजिट पार्टी है वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं एंड दे कैन से कि यहां पर जो ये विटनेस टेस्टिमनी दे रहा है जिस भी रिगार्डिंग, ये एक डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड है। तो कोर्ट उस विटनेस से क्वेश्चन करेगा एंड दे विल आस्क कि तुम जो बात कह रहे हो क्या ये किसी डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड है। एंड इफ ही सेड यस, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेंगे कि पहले तुम ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। अगर उसने बोला कि डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, देन कोर्ट उसको बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम ये प्रूफ करो कि तुम प्राइमरी एविडेंस अगर नहीं दे पा रहे हो तो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए लॉ तुम्हें अलाउ करता है। फिर वो ये प्रूफ करेगा, एंड अगर उसने ये प्रूफ कर दिया तो सेक्शन 59 के साथ वो सेक्शन 58 क्लॉज 5 में ओरल अकाउंट दे सकता है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 147 एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। एनी विटनेस में बी आस्क्ड वाइल अंडर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब यहां पर क्या है, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन, दैट इज क्रॉस, चीफ, री, ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज टू विच ही इज गिविंग एविडेंस वॉज नॉट कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट एंड इफ ही सेज दैट इट वॉज। यहां तक क्या कह रहा है कि आप किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई एविडेंस दे रहे हो तो कोर्ट आपसे पहले यह पूछेगा कि आप जो बात यहां पर कोर्ट में कह रहे हो क्या ये बात किसी डॉक्यूमेंट में है। एंड इफ ही सेड यस, आगे, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the contents of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced। ठीक है, तो जो ऑपोजिट पार्टी है वो इस चीज को ऑब्जेक्ट कर सकती है एंड दे कैन से कि जब तक ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं आज हो जाता है
तब तक इसको आप ओरल एविडेंस देने के लिए अलाउ मत करिए रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, और अंटिल फैक्ट्स हैव बीन प्रूव्ड विच इंटाइटल द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट। समझ में आ गया? सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पे मतलब क्या है कि वो ये प्रूव कर दे कि आप इसको ओरल एविडेंस देने दीजिए बिकॉज हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, एंड ये ओरल अकाउंट दे सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 58 क्लॉज 5। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। A witness may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of document if such statements are in themselves relevant facts. Now, explanation क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। जो सेक्शन 147 का एक्सप्लेनेशन पार्ट है, ये एक ऐसे सिचुएशन की बात करता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ए एंड बी है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ए ने बी को एक लेटर दिया, ठीक है, ए ने बी को एक लेटर दिया और उसको एक्यूज किया कि तुमने चोरी की है। अब बी ने क्या किया, बी ने इस लेटर को सी के सामने पढ़ा, ठीक है, मतलब बी ने सी के सामने इस लेटर को पढ़ा एंड उसने ये बात बोला उसके बाद कि ए ने मुझे ऐसा लेटर लिखा है और जहां पर वो मुझे कह रहा है कि मैंने चोरी की है। अब ये चीज मुझे बहुत पीड़ित किया है एंड नाउ आई विल टेक रिवेंज। आई विल टेक रिवेंज। अब रिवेंज, अब बाद में क्या हुआ मैं आपको बताऊं, बाद में क्या हुआ, बी ने ए को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया, ठीक है, बी ने ए को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो बी ने सी के सामने ये बात बोली थी कि ये पर्टिकुलर लेटर ए ने मुझे लिखा है और वहां पर उसने मुझे बोला है कि मैंने चोरी की है जो मैंने नहीं की है, ठीक है, और अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं जाके ए को पीटूंगा। तो यहां पर जो ये बात बी ने सी को बोली थी, सी इसके रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दे सकता है। क्यों दे सकता है? बिकॉज यहां पर जो ये बी का स्टेटमेंट है इन फ्रंट ऑफ सी, ये मोटिव शो करता है, ठीक है। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद या किसी डॉक्यूमेंट को जब आप किसी के सामने पढ़ रहे हो, उसके साथ में आप किसी रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग भी बात कर रहे हो, लाइक आप कोई मोटिव, इंटेंशन या कुछ भी शो कर दे रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हो। आई एम सो सॉरी, इसके नीचे एक इलस्ट्रेशन था, वो इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा। वैसे यही है इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको समझाया, बट एक बार रीड करके आपको बता दूंगा। तो एक्सप्लेनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं। अ विटनेस may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of document if such statements are in themselves relevant fact। ठीक है, दोबारा पढ़िए इसको। A witness may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of document if such statement are in themselves relevant fact। तो यहां पर जो C है वो ये कह सकता है कि A ने B को एक डेफेमेटरी लेटर लिखा था जहां पर उसने B को एक्यूज किया कि उसने चोरी की है, एंड इसकी वजह से बी का एक मोटिव आ गया कि वो ए को पीटेगा, उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा, और उसने फाइनली ग्रीवियस हर्ट उसको कॉज कर दिया। तो यहां पर जो ये डॉक्यूमेंट के कंटेंट थे वो इवन दो सी ने ना देखे हैं, उसने खाली बी से सुना है। एंड साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि यहां पर ये हियरसे एविडेंस में भी नहीं आएगा। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 55, ठीक है, सेक्शन 55 बीएसए के अंदर हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड किया गया था, इफ यू रिमेंबर मेरे डिस्कशन को, ठीक है। तो यहां पर ये हियरसे एविडेंस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हियरसे एविडेंस? बिकॉज सी ने इस पूरे फैक्ट को डायरेक्टली परसीव किया है थ्रू हिज सेंसेस। लाइक उसके सामने ही बी ने स्टेटमेंट दिया है ना कि ए ने मुझे एक डेफेमेटरी लेटर लिखा है जिसकी वजह से मैं उसको पीटूंगा, उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, उसको हार्म पहुंचाऊंगा। तो ये जो सारी बात बी कह रहा है वो सी के सामने कह रहा है, और सी ने ये सारी चीजों को अपने सेंसेस से परसीव किया है। And that is why it is not hearsay evidence also, it is direct evidence। And यहां पर जो ये बात बी ने बोली है, it is relevant under section 6 BSA and 19 BSA। ये हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा डिस्कशन ओवर रेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। अभी मैंने उसको छोड़ के रखा है। अब इसके बाद ना हमें बस सेक्शन 168 करना है एंड देन हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस करना है, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम सेक्शन 4 ऑफ BSA। जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उन सबको कवर करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो
कोई वही अब फाइनल बात से एक लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है? आपके कोई भी डाउट है मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड हाँ, मेरे को पता है नोट्स काफ़ी टाइम से नहीं आए हैं, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा नोट्स, उस पर काम चल रहा है, ठीक है? मैं भी लाइक साथ में प्रैक्टिस करता हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक आउट टाइम टू प्रिपेयर द नोट्स एंड टू प्रिपेयर द लेक्चर, बट जितना मेरे से हो पाता है, जितना जल्दी चीज़ें हो पाती है मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द